अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर आफियत से हो गया। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही? कैन यू प्लीज़ कंफर्म? एम आई लाउड एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मुझे मैसेज करके बता देते हो। बस मैं तुम लोगों के लिए ज़रा सेटिंग कर दूँ। जस्ट गिव मी कपल ऑफ मिनट्स और सो। सर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही? मुझे कंफर्म कर देते हो प्लीज़। हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही? मुझे मैसेज करके बता देते हो। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। सर चलें यार, बिस्मिल्लाह करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जस्ट होल्ड ऑन विद मी। मैं आप लोगों के साथ ज़रा स्क्रीन शेयर कर दूं। अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो या नहीं कर सकते? आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो या नहीं कर सकते? मुझे बता रहे हो? आप लोग अपने आप कर को सकते अनम्यूट कर सर सकते कर हो या नहीं सकते। कर सकते? मुझे ज़रा बताते हो। जी सर, हम अनम्यूट चलो कर सही है, सकते अच्छी हैं। बात है, अच्छी बात है। मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों के जो है ये म्यूट करने वाले राइट्स जो है मैं ले रहा हूँ। सही है, आपके कोई भी सवालात हो तो जो है आप लोग मुझे जो है वो मैसेज कर दो, ठीक है ना? तो जो है फिर मैं आप लोगों को अनम्यूट के राइट्स देता हूँ। क्विकली स्टार्ट। मुझे जल्दी से आप लोग जो है कंफर्म कर दो, यू पीपल कैन हियर मी राइट? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही? मुझे जल्दी से कंफर्म कर देते हो, कैन यू पीपल हियर मी? चलो दैट्स सो अमेजिंग, दैट्स सो अमेजिंग। अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, मैं सिलेबस बिल्कुल तुम लोगों से डिस्कस करूंगा। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बना ली है इस दफ़ा के, जो है वो मैंने शेयर भी की हुई है कि सर FR1 के सिलेबस में कितने टॉपिक्स हैं। सही है ना? उसकी बाकायदा ग्रिड भी बताई हुई है। और इनफैक्ट इस दफ़ा के लिए जो मुझे ऐसा लगता है, सही है ना, इट्स माई प्रोफेशनल हंच के कौन सा टॉपिक आ सकता है कौन सा नहीं आ सकता, सही है, वो मैं तुम लोगों से शेयर भी कर दूंगा। जस्ट टू सेव द टाइम आज मैं जो है एक नए टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूँ
जो कि तुम्हारा या तो 20 मार्क का आता है या फिर 8 से 10 मार्क्स का आता है, यानी एग्जाम में वो आता ही आता है वो सवाल, वो टॉपिक। अगेन इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजे का टॉपिक है, ठीक है। तो सर आए क्विकली हम इस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। दिस इज IAS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, सही है। सब हेडिंग डाल लेंगे। अच्छा यार, मैं थोड़ा सा पढ़ने का तरीका कार तुम लोगों को बता दूंगा कि हाउ वुड आई बी प्रोसीडिंग, क्योंकि अभी तक जो तुम लोगों ने पढ़ा था वो तुम लोगों ने MCQ बेस्ड पढ़ा था, या जो है वो क्या कहते हैं, अल्लाह तुम्हारा भला करे, PRC लेवल पर पढ़ा था, जिसमें इतना ज़्यादा तुम लोगों की नोटिंग नहीं थी। अभी चूंकि ये तुम लोगों का डिस्क्रिप्टिव बेस्ड जो है वो पेपर है, तो इसमें तुम्हें पता है कि यू वुड बी सपोज टू नोट डाउन एवरीथिंग, क्योंकि तुम्हारी लिखने की आदत होगी तो पेपर में ऑब्वियसली 3.25 घंटे लिख सकोगे ना, ठीक है ना। तो सर मैं ये तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ, ऑल दो आई वुड बी प्रोवाइडिंग ऑल ऑफ यू विद द नोटिंग्स, बट व्हाट आई वुड सजेस्ट के जो है क्या कहते हैं, तुम लोग साथ साथ नोटिंग भी करते रहो, ताकि जब तुम जो है जैसे जैसे आगे लेवल में एडवांस करते रहो ना, तो ये नोटिंग तुम्हें काम आएंगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, ये जो कैश फ्लोज तुम अभी पढ़े हो, फिर ये FR2 में भी नहीं पढ़ोगे, AA FR में भी नहीं पढ़ोगे, एग्जामिनर डायरेक्ट इस पर सवाल पूछेगा, सही है ना, विद एन अजम्पशन के तुम लोगों ने जो इसको ऑलरेडी जो है वो पढ़ा हुआ है। तो सर तुम लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा अपने भले के लिए जो है ना, अपने भले के लिए, हाँ सब बता दूंगा, डोंट यू वरी, सब बता दूंगा। सर ये चैप्टर नंबर 6 है या 7 है, मैं अभी जस्ट टू सेव द टाइम मैं डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट करवा रहा हूँ। जैसे ही हमारा थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे ना मेरा आज का टारगेट, तो फिर मैं सिलेबस भी डिस्कस कर लूंगा, यू डोंट नीड टू वरी। इस पर ऑलरेडी मेरी वीडियो भी बनी हुई है, इनफैक्ट जो पेपर में इंपॉर्टेंट है इस दफ़ा के लिए। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम जब मैंने करवाया था तो अराउंड जो है 70-80% जो है वो पेपर में वही सिनेरियो अल्हम्दुलिल्लाह आया था, ठीक है ना। तो मैंने इस दफ़ा के लिए भी अगेन दैट्स, ऐसा कोई नहीं है कि हसन मारफानी कोई बाबा है, इट्स जस्ट अ प्रोफेशनल हंच बेस्ड ऑन माई तजुर्बा ऑफ लाइक 13 या 14 साल का, ठीक है ना सर। तो सर कमिंग टू द पॉइंट, सर IAS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू कि आप लोग साथ साथ नोटिंग भी करते रहो। जब मैं तुम्हें बोलूँ नोट नहीं करना तो फिर भले रुक जाना। सर मेरे साथ रहेंगे। आवाज कट हो रही है आयशा मेरा बच्चा, मुझे ऐसा लगता है शायद आपके नेट का मसला है। अगर आप जो है लॉग आउट होकर लॉग इन हो जाओ ना, तो इंशाल्लाह उससे जो है बेहतरी आ जाएगी, सही है ना आयशा। शायद आपके नेट का मसला है मेरा बच्चा, लॉग आउट होकर लॉग इन हो जाओ तो इंशाल्लाह उससे बेहतरी आ जाएगी। अच्छा सर एक और टॉपिक था स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अच्छा मैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बाद में करवाऊंगा, सही है ना। पहले मैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज करवा दूं, उसके बाद फिर मैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पे आऊंगा, सही है। तो सर कमिंग टू द पॉइंट, सर आप लोग मेरे साथ रहेंगे। सर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर कितने कंपोनेंट्स थे, जल्दी से बताएंगे। कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 3, 5, आई एम सॉरी। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बिफोर स्टार्टिंग IAS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, लेट्स एक्चुअली बिल्ड अप अ कॉन्सेप्ट और कॉन्टेक्स्ट। सर आपने जो है अभी बेसिक्स में पढ़ा कि सर 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये आप लोगों ने बनाना सीख ली है अपने बेसिक लेवल पर, सही है। अब सर 3 और कंपोनेंट्स हैं, एक है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और एक है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ये आप लोगों ने इस लेवल पर सीखनी है अभी, सही है। और नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर ये कुछ भी नहीं है, दीज आर द डिस्क्रिप्शन। नोट्स का मतलब है दीज आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ अबव 4। अब सारी चीज़ें जाहिर सी बात है, अगर आपके पास लेट से पीपी, जैसे मैं एक बैंक की एग्जांपल लूँ तो हज़ारों की तादाद में जो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट होते हैं, तो आप उसकी डिटेल जो है जाहिर सी बात है बैलेंस शीट के फेस पे नहीं दिखा सकते, तो आप उसको डिटेल्स नोट्स वगैरह में दिखा रहे होते हो, मूवमेंट जो दिखा रहे होते हो, ठीक है ना। अच्छा सर तो
आज का बल्कि अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। सर जल्दी से एक दफा क्विकली रिकैप कर लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कंपनी की परफॉर्मेंस दिखाती है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और लॉस। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की नेट वर्थ दिखाती है कि कंपनी की आज वैल्यू क्या है, सही है ना, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी सर क्या शो करती है, ये हमने पढ़ना भी है मगर सिर्फ आइडिया दे रहा हूं कि सर ओनर और बिजनेस के दरमियान ड्यूरिंग द ईयर कितनी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। सर ये क्यों बनाते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ, चलें हम लोगों को 1 और 2 तो हमें पता है क्योंकि हम पढ़ के आए हुए हैं कि सर जो है एक परफॉर्मेंस दिखाती है, एक एफएस, एक जो है पोजीशन दिखाती है। व्हाई देयर इज अ नीड फॉर प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये टॉपिक हमने पढ़ना ही है। अभी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। सर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आप इसलिए बनाते हो क्योंकि एक चीज याद रखो कि ओनर का बिजनेस में जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा ना, बिजनेस उतना ज्यादा ग्रो करेगा। ये एक बेसिक सा नॉर्म है। अगर ओनर का बिजनेस से इंटरेस्ट कम हो रहा है ना, तो जाहिर सी बात है बिजनेस के बैठने के चांसेस ज्यादा हैं। एक आसान सी चीज है, अगर तुम्हें बोला जाए कि यार एक बिजनेस है जिसमें से ओनर जो है डेली बेसिस पर या रेगुलरली जो है वो पैसा अपना बाहर निकाल रहा है, तो तुम्हारी सोच क्या आएगी कि यार ओनर का तो लगता है इंटरेस्ट ही नहीं है। तो मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से आपको पता चलता है कि यार ओनर और बिजनेस के दरमियान आपस में ताल्लुक कैसा चल रहा है। आई होप सर आपको ये चीज क्लियर है। ये इंशाल्लाह हम लोग डिटेल में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पढ़ेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। सर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज आपका क्यों बनाते हो, होता क्या है, क्या चीज है, इसके ऊपर हमने बात करनी है, सही है ना सर। यानी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से अपेरेंटली ऐसा लगता है कि सर कैश में जो भी फ्लो होगा उसकी मूवमेंट के हवाले से बताने को आप स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज कहते हैं। अपेरेंटली ऐसा लगता है, सही है ना। अच्छा सर आपके दिमाग में इधर एक और सवाल आएगा कि सर वाई, यानी बैलेंस शीट में तो पीपी भी होता है, इन्वेंट्री भी होती है, अकाउंट रिसीवेबल भी होता है, इतने सारे एसेट्स होते हैं, इतनी सारी लाइबिलिटीज होती हैं, किसी की भी अलग से स्टेटमेंट नहीं बनाने को बोली गई, सिर्फ और सिर्फ कैश का बनाने को बोला गया। व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि सर इतने सारे एसेट्स हैं, इतनी सारी लाइबिलिटीज हैं, सिर्फ कैश फ्लोज के हवाले से ही क्यों बनाने को बोला गया है स्टेटमेंट? एक विजडम होगी ना, एक लॉजिक होगी। दूसरा मैं तुम लोगों को इसको बड़ा लॉजिकली और प्रैक्टिकली इस चीज को क्लियर करूं, ये चीज याद रखना। सर आपको पता है ना 2 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक है एक्रूवल बेसिस और एक है कैश बेसिस, सही है ना। आपको मजे की बात बताऊं, जो आप डिसीजन मेकिंग करते हो ना, जो डिसीजन मेकिंग करते हो वो इन 5 में से पता है किसकी बेसिस पर करते हो? जो आपकी बेस होती है जब आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो कैश फ्लोज की बेसिस पर होती है। क्योंकि देखो आपके पास कैश होगा तो ही आप पैसा रोल ओवर कर सकोगे, तो ही आप कमा सकोगे, वरना तो आप कमा ही नहीं सकोगे। इसकी एक आसान सी एग्जांपल मैं तुम्हें बोलता हूं। मैं बोलता हूं यार मैंने 10 करोड़ रुपए कमाए मगर सब उधार पर हैं, तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे यार हसन मारफानी जो है भले 10 करोड़ रुपए के लिए 10 करोड़ रुपए इसने कमाए हुए, बट उसके पास कैश ही नहीं है, तो मैं तो अपनी बेसिक लायबिलिटीज तो पूरी कर ही नहीं सकता। तो मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? इट मींस लिक्विडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आपके पास पैसे ना होना तो आप कुछ ही नहीं कर सकते, आप नुकसान में हो, मगर पैसे हो तो आप फायदे में आ सकते हो। तो चूंकि कैश की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, सही है ना, कि स्टैंडर्ड ने बोला कि भाई आप जो है अलग से इसके ऊपर स्टेटमेंट बनाओ। अब सर इसके ऊपर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने मेरे साथ रहना है कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की अहमियत क्यों है, कैश की अहमियत क्यों है। सर मुझे एक बात बताओ, लेट से मैं ये एक मार्क, ये तो मैं पेन नजर आ रहा होगा, सही है ना, ये पेन लेट से मैं 15 रुपए में बेचता हूं, सही है, 15 रुपए में बेचता हूं। ये एक पेन है, 1 यूनिट है, सही है ना। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 15। मैं सिर्फ तुम्हें कैश की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। अच्छा सर मुझे बताओ मैं ये 15 रुपए में बेचता हूं और मुझे 15 रुपए फौरन के फौरन मिल जाते हैं, फौरन के फौरन मिल जाते हैं। ये 15 रुपए मुझे फौरन के फौरन मिल जाते हैं। मुझे बताओ ये जो 15 रुपए हैं, ये जो 15 रुपए हैं, इसको मैं साल में कितनी दफा रोल ओवर कर सकता हूं? इस 15 रुपए को मैं साल में, अगर मैं बोलता हूं मैं 15 रुपए का पेन बेचता हूं और मुझे 15 रुपए फौरन मिल जाते हैं, तो सर मुझे बताओ अगर मैं डेली बेसिस पे ये काम करता रहूं, पेन खरीदूं, पेन बेचूं, पेन खरीदूं, फिर बेचूं, तो साल में इस पैसे को कितनी दफा घुमा सकता हूं मैं? 365 दफा, 365 टाइम्स। बड़ी लॉजिकल सी बात है।
ऐसा ही है ना, 365 टाइम्स, ऐसा ही है ना सर। अब सुनना मेरी बात, अब सिर्फ यही पेन है, मैं 15 रुपए का बेचता हूं और मैं बोलता हूं मैं एक दिन का क्रेडिट टर्म, यानी मैं एक दिन बाद पैसे लेता हूं, मैं उसी दिन नहीं लेता, मैं एक दिन बाद पैसे लेता हूं, 1 डे का क्रेडिट टर्म। तो अब मुझे बताओ, यू वुड बी अमेज्ड कि सर एक दिन सिर्फ डिले की वजह से आपका जो पैसे की रोलिंग है वो हाफ से कट डाउन होके 182 टाइम्स हो गई। यू सी कैश होने का फायदा। और सर अगर मैं बोलता हूं ये 1 यूनिट में बेचता हूं और इसका जो क्रेडिट टर्म है वो 3 मंथ्स है, तो साल में सिर्फ इस पैसे को कितनी दफा घुमा सकता हूं? 4 टाइम्स। और सर यही मेरा पेन है, यही मेरा एक पेन है, यही मेरा एक पेन है, सही है। ये जो है लेट से 15 रुपए का और क्रेडिट टर्म है लेट से 6 मंथ्स। अब इसको कितनी दफा? 2 टाइम्स। तो सर यू सी कि कैश के होने या ना होने की वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे ओवरऑल कितना इंपैक्ट पड़ता है। तो सर आई होप आपको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाने का मकसद पता चल गया है कि सर वी एक्चुअली प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज टू एक्चुअली प्रेजेंट द यूजर विद द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी, कि कंपनी के पास कैश की कितनी लिक्विडिटी है, कंपनी कैश रिच है या कैश पुअर है। तो सर मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लैरिटी है। सर कैन वी मूव ऑन, कैन वी मूव ऑन सर? चलें, दैट्स सो अमेजिंग, दैट्स सो अमेजिंग। चलें, दैट्स सो अमेजिंग। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब सर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज को मैं ये बोल सकता हूं, सर आपको पता है ना बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कितनी है? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कितनी है? 2 बेसिस हैं, एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस। में इधर लिख भी देता हूं, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है। सर मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए आप लोगों ने बिला झिझक मुझसे पूछ लेना है, खुदा रहा मुझसे पूछ लेना है। एएसएपी मत जल्दी। अच्छा सर एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस। सर एक्रूअल बेसिस कोई मुझे बता सकता है सर एक्रूअल बेसिस क्या होती है? कैन एनीवन प्लीज हेल्प मी आउट आइडेंटिफाइंग व्हाट इज मेंट बाय एक्रूअल बेसिस? जल्दी से बताएंगे। सर एक्रूअल बेसिस में हमने पढ़ा था कि सर आप इनकम और एक्सपेंस को उस वक्त रिकॉर्ड करते हो जब इनकर्न हो या अर्न हो, ऐसा ही है ना। और कैश बेसिस के अंदर आप एक्सपेंस और इनकम को उस वक्त रिकॉर्ड करते हो जब आपने रिसीव किया हो या पेमेंट किया हो, यही पढ़ा था। इस पर फर्दर डेलिब्रेट करने की तो जरूरत नहीं है। अच्छा मुझे अब ये बताओ, मेरा दूसरा सवाल तुमसे कि सर आपकी सारी की सारी अकाउंटिंग कौन सी बेसिस पर होती है? बेसिक अकाउंटिंग का सवाल है सर। हाँ सर याद रखें, याद रखें, आपकी जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग वो 2 किस्म की है, 2 बेसिस हैं, एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस। एक्रूअल बेसिस का मतलब ये होता है कि सर यू शैल बी रिकॉर्डिंग इनकम एंड एक्सपेंस व्हेन यू आर इंटाइटल्ड और व्हेन यू हैव इनकर्ड देम रिस्पेक्टिवली। एंड कैश बेसिस मीन्स कि यू शैल बी रिकॉर्डिंग योर इनकम एंड एक्सपेंस व्हेन यू एक्चुअली रिसीव और पे द कैश। सारी की सारी अकाउंटिंग जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो कौन सी बेसिस पर होती हैं? एक्रूअल बेसिस पर होती हैं। ऑल अकाउंटिंग इज डन ऑन एक्रूअल बेसिस एक्सेप्ट फॉर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। सर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज वाहिद स्टेटमेंट है जो आपकी कैश बेसिस पर बनती है। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है कि आपकी सारी की सारी अकाउंटिंग जो आप करते हुए आए हो और इंशाल्लाह जिंदगी भर करोगे, दैट इज डन ऑन एक्रूअल बेसिस एक्सेप्ट फॉर वन स्टेटमेंट, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज जो है वो आपकी कैश बेसिस पर बनती है। कैश बेसिस का मतलब ये है कि आप स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में उस चीज़ को रिकॉर्ड करोगे अगर तो आपको रिसीव हुआ या आपने जो है कुछ कैश पे करा।
अगर तो कैश कुछ रिसीव या पे नहीं हुआ है तो ईमान रख लो वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में नहीं आएगा। तो सर आई होप आपको ये चीज क्लियर है। कैन वी मूव ऑन सर? कैन वी मूव ऑन सर? चले, अच्छी बात है। अब सर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है क्या, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल करते हैं। सर लेट से ये मेरा करंट ईयर है, सी वाई मीन्स करंट ईयर, पी वाई मीन्स प्रीवियस ईयर। सर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की मैं तुम्हें डेफिनेशन बता रहा हूं, सही है। सर लेट से करंट ईयर में बोलता हूं मेरा है 2023 क्लोजिंग और मेरा प्रीवियस ईयर है 2022, सही है। अब सर मेरे पास जो है कैश, अच्छा जब मैं कैश की बात करता हूं तो इट मीन्स कैश इक्विवेलेंट एज वेल। सर कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं? सर कैश इक्विवेलेंट इज नॉट एक्चुअली कैश बट दिस इज एज गुड एज कैश। फॉर एग्जाम्पल आपका बैंक बैलेंस हो गया, बैंक इज नॉट कैश बट इट इज एज गुड एज कैश। आपका जो है क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गए, सही है ना। तो सर जब मैं कैश की बात कर रहा हूं तो आई इंप्लाई कैश इक्विवेलेंट एज वेल, ठीक है ना। अच्छा सर लेट से मैं बोलता हूं 2022 के एंड पे क्लोजिंग पे मेरे पास जो है कैश था वो 100 रुपए का था और 2023 के एंड पे जो मेरे पास कैश है वो है 150 रुपए का। अब सर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में आप क्या करते हैं, आप एक्चुअली ये जो, अच्छा मुझे बताओ अगर मेरा करंट ईयर 2023 है तो 2023 के लिए जो मेरा प्रीवियस ईयर होगा या मेरा ओपनिंग होगा वो 2022 का क्लोजिंग होगा। बड़ी लॉजिकल सी बात है। तो सर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में आप क्या करते हैं, ये जो 2 साल हैं प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, मतलब करंट ईयर का जो आपका क्लोजिंग है और जो प्रीवियस ईयर है मतलब करंट ईयर का ओपनिंग, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग मतलब करंट ईयर का ओपनिंग, आप उन दोनों में जो चेंज आया है ना, अभी हमारे केस में 50 का चेंज आया है, आप एक्चुअली यूजर को बताते हो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में कि भाई ये जो 50 का चेंज आया है ये क्यों आया है, उसकी क्या वजूहात थी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं सर, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाने का मकसद ये है सो दैट यू कैन प्रेजेंट द यूजर बिटवीन द, you can present the user with the reason for difference between opening and closing balance of cash। यानी आप अपने यूजर को बताते हो कि भाई ड्यूरिंग द ईयर आपके पास जो कैश आया है वो क्यों आया है, कितने से आया है। ठीक है सर। अब सर बताने का कोई तरीकाकार होगा? जी सर, आप बताते हो, स्टैंडर्ड बोलता है कि आप स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज जब बनाओ, अपने यूजर को जब बताओ तो आप एक काम करो, आप 3 हिस्सों में तोड़ के बताओ। आप बताओगे ये जो 50 रुपया आया है इसमें से कितना ऐसा था जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया है, आप बताओगे ये जो 50 रुपए का चेंज आया है ओपनिंग से क्लोजिंग का ड्यूरिंग द ईयर, आप बताओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना आया है या कितना गया है। ये जो ओपनिंग से क्लोजिंग का 50 रुपए का चेंज आया है, आप बताओ कि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कितना आया है या कितना गया है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आपका जो है इनफ्लो हुआ हो 100 का, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के नाम पर आपका 30 का आउटफ्लो हुआ है और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के नाम पर आपका 20 का आउटफ्लो हुआ है, तो नेट बेसिस पे ये 50 ऐसे बनाऊं। अच्छा सर ये ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग ये होती क्या है बताता हूं, यू डोंट नीड टू वरी। पहले तो ये समझ लो कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज होता क्या है। तो सर मैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के हवाले से ये डेफिनेशन लिख सकता हूं, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज इज अ रिकंसिलिएशन, यानी कोई भी आपसे पूछेगा तो आप स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की डेफिनेशन क्या बता सकते हैं, इज अ रिकंसिलिएशन बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश and cash equivalent bifurcated into cash flow from operating activities cash flow from investing activities
नंबर 3 कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो सर आज के बाद कोई भी आपसे पूछे कि सर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज क्या है, बॉन्ड इज कैश इक्विवेलेंट, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मगर नॉर्मली आप ये देखते हो एक्चुअली कि उसकी मैच्योरिटी क्या है, सही है ना, आपका होल्डिंग पीरियड क्या है। अच्छा सर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज आपसे अभी कोई भी पूछेगा आज के बाद, तो व्हाट यू आर गोना से कि सर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज इज अ रिकंसिलिएशन बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट bifurcated into 3 classifications or categories. Number 1 cash flow from operating, cash flow from investing, cash flow from financing. और कैश फ्लो स्टेटमेंट की अहमियत क्या है वो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखी थी। आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू कि इसकी पिक्चर लेके आप ग्रुप पे भी डाल दो ताकि बच्चे भी देख सकें, सही है, सो दैट वी कैन मूव ऑन। और अगर आपको नोटिंग करनी है तो प्लीज़ फील फ्री टू डू दिस। सर आर वी क्लियर अप टिल हियर? कोई सवाल? सर कैन वी मूव ऑन, कैन वी मूव ऑन? एराफ मेरा बच्चा, अगर तुम मेरे चैनल पे देखोगे ना तो वहाँ बाकायदा एक्रूअल और कैश बेसिस के हवाले से मैंने बताया हुआ है, सही है ना, बल्कि मैंने जो अपने बेसिक्स के लेक्चर्स हैं वो भी शेयर किए हुए हैं। अच्छा कुछ बच्चे इधर ऐसे होंगे जिनकी बेसिक्स जो है ना वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, सही है ना, तो उसके लिए मैंने बाकायदा अपने इंट्रो के बेसिक्स के लेक्चर्स जो हैं वो ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं मैंने, सही है ना, तो यू कैन रेफर टू दोज लेक्चर्स। और अगर कोई शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स पे जैसे एक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस में क्या डिफरेंस है, एसेट और एक्सपेंस में क्या डिफरेंस है, सही है ना, तो सर आपने जो है क्या कहते हैं कि आप चाहो तो आप वहाँ से भी। अच्छा आसिफ मैं बताऊंगा, आसिफ मैं इस पे जवाब, सर FR1 की कितनी क्लासेस हो गई हैं? आज पहली क्लास है बेटा, आज पहली क्लास है। सब आप लोग सब सर के माइक ऑफ, अच्छा हाँ बिल्कुल मैं कुछ बोल नहीं रहा था। अच्छा सर मैं जो है ना आपके जितने भी सवालात हैं ना, कौन सी बुक इस्तेमाल करनी है कौन सी नहीं करनी, हम 1 घंटा पढ़ लें, अपना मेन टॉपिक पढ़ लें, फिर परेशान नहीं हो, तुम लोगों के जितने भी सवालात हैं आई एम गोना आंसर ईच वन ऑफ देम, यू डोंट नीड टू वरी, ठीक है ना। बच्चों 1 मिनट, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन।
एक मिनट, हाँ ये क्विज के लिए ना ये वाला क्वेश्चन एक ये एंट्रीज है ना कंप्यूटर में, ये वाला नहीं। काम करो, ये वाला दे दो, ये वाला, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों के लिए। हाँ ठीक है, ये वाला दे दो, सही, ये हो गया। और IFRS 8 पे कौन सा है? हाँ वो मुझे दिखा दो। अच्छा वो दो ही क्वेश्चन है, चलो छोड़ दो, वो मैं खुद क्वेश्चन बना के दे दूंगा, बस इसके ऊपर देख लो, वो मैं तुम्हें भेज दूंगा, डोंट यू वरी। अच्छा सर, हसन मारफानी के नाम से बच्चा, हसन मारफानी के नाम से। अच्छा सर, लेट्स क्विकली मूव ऑन। मैं एक दफ़ा आप लोगों को रीइटरेट करवा देता हूँ जो हम लोगों ने अभी तक किया है, क्योंकि सर ये कैश फ्लोज देखो, ये कंपलसरी एरिया है, या तो ये 20 मार्क का सवाल आता है या 8 से 10 मार्क का आता लाजमी है। अच्छा सर, मैं क्विकली रिकैप कर लेता हूँ, हमने सर अभी तक कहाँ तक पढ़ा है। सर हमने सबसे पहले पढ़ा कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 5 कंपोनेंट्स होते हैं, सही है। 2 तुम लोग ऑलरेडी जो है बेसिक्स में पढ़ के आए हुए हो, सही है। 2 तुमने अभी पढ़ने हैं, सही है। उसमें से एक जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज आप क्यों बनाते हो? क्योंकि सर डिसीजन मेकिंग के लिए, लिक्विडिटी के लिए, प्रॉफिट एडवांसमेंट के लिए आपका कैश सबसे अहम चीज़ है। कैश होगा तो ही आपका जो है पैसे से पैसा बनता है, सही है ना। अच्छा सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा सर, फिर हमने पढ़ा कि सर आपकी जो अकाउंटिंग की बेसिस होती हैं वो 2 हैं, एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस। आपकी पूरी की पूरी अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पर होती है, सिवाय एक चीज़ के, वो है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज जो कि कैश बेसिस पर होती है। फिर हमने पढ़ा कि सर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है क्या। कोई भी हमसे पूछे कि सर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है क्या, तो सर आप क्या करेंगे, हम कैसे बताएंगे। तो सर मैंने आपको बताया कि देखो सर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज कुछ भी नहीं है, इट्स एक्चुअली a reconciliation between opening and closing balances of cash and cash equivalent bifurcated into 3 categories: cash flow from operating activities, cash flow from investing activities, cash flow from financing activities। अच्छा सर, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होता क्या है मैं अभी बताता हूं, बट उससे पहले मैं चाहूंगा कि तुम लोगों को थोड़ा सा कैश इक्विवेलेंट के हवाले से मैं बता दूं। सर आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा है और आप लोग साथ साथ कॉपी भी कर रहे हो। बैंक हो गया आपका, बैंक ओडी हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट, सही है। आपके क्रेडिट डेबिट कार्ड्स हो गए, सिमिलरली आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो गई, with maturity of max 3 months। अच्छा सर, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर आपने बोला कि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है इसमें हम सिर्फ कैश नहीं बल्कि कैश इक्विवेलेंट के हवाले से भी हम बताते हैं। वी एक्चुअली ट्रीट कैश इक्विवेलेंट एज कैश। तो सर ये कैश इक्विवेलेंट क्या चीज़ है? देखो यार, कैश इक्विवेलेंट इज एक्चुअली नॉट कैश, इट्स एन एसेट ऑब्वियसली, बट एंड इट इज नॉट कैश बट इट इज एज गुड एज कैश। फॉर एग्जाम्पल आपका जो बैंक बैलेंस हो गया, वो भी आपका जो है, जब आप स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बना रहे होगे तो आप बैंक को भी ऐसे ही ट्रीट करोगे एज इफ ये भी कैश है, सिंस इट्स अ कैश इक्विवेलेंट। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो मैं इधर बताने के लिए जा रहा हूं कि सर वो इन्वेस्टमेंट्स जिनकी मैच्योरिटी 3 मंथ्स या उससे कम की हो तो वो भी कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन में आते हैं। इधर एक बहुत अहम चीज जो एग्जामिनर पूछता भी है, शेयर्स। सर शेयर्स जो हैं, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे में, तो क्या शेयर्स कैश इक्विवेलेंट में आएंगे? और आपका इरादा है कि आप 1 महीने में डिस्पोज कर दोगे? नहीं सर, शेयर्स कभी भी आपके कैश इक्विवेलेंट में नहीं आएंगे। रीजन बीइंग इनकी कोई मैच्योरिटी होती ही नहीं है। याद रखिएगा, किसी भी कंपनी के शेयर्स इट्स नॉट अ कैश इक्विवेलेंट।
आई होप सर आपको ये चीज क्लियर है। सर मैं तमाम बच्चों का जवाब चाहूंगा, मैं तमाम बच्चों से चाहूंगा कि वो रिस्पॉन्सिव रहें, ताकि मुझे ऐसा ना लगे कि मैं जो है दीवारों को पढ़ा रहा हूं। सही है, मैं चाहता हूं मुझे ऐसा लगे मैं जिंदा इंसानों को पढ़ा रहा हूं। तो सबका जवाब मुझे चाहिए, सबका जवाब मुझे चाहिए। चलो, दैट्स सो अमेजिंग ऑफ यू, दैट्स सो अमेजिंग ऑफ यू, माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पीपल। अच्छा सर, नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन, नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट एरिया। सर आपने बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, इट्स अ रिकंसिलिएशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बाइफरकेटेड इनटू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सर ये ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग होता क्या है? बाकायदा इसके ऊपर पूरा इंसाइक्लोपीडिया में खोलता हूं, बस तुम्हें एज अ बर्ड्स आई व्यू में थोड़ा सा बता दूं कि सर स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो तुमने जो है ना अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 हिस्सों में तोड़ के बताना है। तुमने बताना है कि मेन धंधे से, मेन कारोबार से कितना कमाया। तो सर ये जो मेन धंधा या मेन कारोबार है, सही है ना सर, इसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर बोलता है स्टैंडर्ड कि आपने लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करके कितना कमाया या कितना कैश की फॉर्म में गवाया, ये कहलाता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसी तरीके से कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग का मतलब ये है कि सर कंपनी को जो फाइनेंस मिला लेंडर या ओनर से, उससे इसने कितना कैश अर्न किया या कितना कैश गंवाया। तो सर ये मैंने तुम लोगों को ब्रीफली आइडिया दे दिया है। अब हम एक एक ऑपरेटिंग में क्या है, ऑपरेटिंग का मतलब क्या है, इन्वेस्टिंग में क्या चीज़ें आती हैं, फाइनेंसिंग में क्या चीज़ें आती हैं, एक एक को हम लोग डिटेल में बात करेंगे। यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। अच्छा सर, यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो, अदरवाइज आई शुड मूव ऑन। प्लीज़, अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इफ एनी वन हैज़ गॉट एनी क्वेश्चन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, अदरवाइज आई शुड मूव ऑन। सर बॉन्ड और शेयर का डिफरेंस क्लियर करवा दें। ओके, मुझे ज़रा बना के देना, इसकी भी चार्जिंग नहीं है। एक एक बच्चे का सवाल आया है, एक बच्चे का सवाल आया है कि सर बॉन्ड और शेयर्स में क्या फ़र्क है। ये आसान सा तो मैं डिफरेंस में बता देता हूँ, शायद पता नहीं हसन भट्टी का सवाल है या ज़ुबैर का सवाल है कि सर बॉन्ड्स और शेयर्स में क्या डिफरेंस है। सर आसान सी चीज़, अगर ज़ुबैर मुझे पैसे दे रहा है एज अ लेंडर, तो जाहिर सी बात है उसको कोई एविडेंस चाहिए होगा। मारफानी लिमिटेड है, मारफानी लिमिटेड को जो है ज़ुबैर पैसे दे रहा है एज अ लेंडर। सुनना मेरी बात बहुत गौर से, पैसे दे रहा है एज अ लेंडर, उधार के तौर पे दे रहा है। तो मारफानी लिमिटेड जाहिर सी बात है एज अ श्योरिटी टू ज़ुबैर कोई सर्टिफिकेट इशू करेगी, दैट सर्टिफिकेट इज कॉल्ड बॉन्ड। सही है। इसके बरक्स ज़ुबैर मारफानी लिमिटेड में एज एन ओनर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो मारफानी लिमिटेड जो उससे सर्टिफिकेट इशू करेगी, दिस इज कॉल्ड शेयर। सर जो पहले वाला इंस्ट्रूमेंट है दिस इज लायबिलिटी, और जो दूसरा वाला इंस्ट्रूमेंट है दिस इज कॉल्ड कैपिटल। आई होप ज़ुबैर आपको क्लियर है ये चीज। अच्छा सर, क्विकली मूव ऑन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एरिया, टू द नेक्स्ट पॉइंट। सर अब थोड़ी देर के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को भूल जाते हैं और कुछ जनरल बात करते हैं। सही है। अब ये जो मैं जनरल बात तुम्हें करवा रहा हूं, ये एक्चुअली मैं तुम्हें एक एक्टिविटी पूरी बता रहा हूं, बट पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है। आओ कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं, माशाल्लाह जो तुम लोगों ने जो है वो पढ़ी भी होंगी ऑलरेडी। सर मुझे बताओ, इधर गौर से सुनेंगे सर, मुझे बताओ सर, ये जो आपके पास इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट आ रहा होता है, इनकम स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट आ रहा होता है, मुझे बताओ इनकम स्टेटमेंट में जब तुम बनाते हो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस अदर इनकम, ये जो प्रॉफिट आ रहा होता है ये एक्रूवल होता है, ये एक्रूड प्रॉफिट होता है या कैश प्रॉफिट होता है। सर आप जब इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट अगर आप लेते हो, इनकम स्टेटमेंट का बॉटम लाइन लेट से 100 रुपीज़ है, मैं इधर लिख भी देता हूं 100,
तो मुझे बताओ ये जो प्रॉफिट है ये एक्रूड है या कैश प्रॉफिट है या दोनों है? प्लीज आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी रिस्पॉन्सिव। सर एक्रूड का मतलब होता है कि हो सकता है उसके अगेंस्ट आपको पैसे ना मिले हों, कैश का मतलब है उसके अगेंस्ट आपको पैसे मिले हों। सही है? हाँ, बोथ। जबरदस्त जबरदस्त, आई आई हाईली अप्रिशिएट। सर आपको पता है आप इनकम स्टेटमेंट जो बनाते हो वो एक्रूअल बेसिस पर बनाते हो, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ प्रॉफिट, अच्छा आपको पता है ना जब मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूं तो एक्चुअली इट्स नॉट प्रॉफिट, इट्स एक्चुअली इनकम और एक्सपेंस बिहाइंड दैट प्रॉफिट। वी नो दिस, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस का कोई नेचर नहीं है। If income is greater than expense, it becomes profit, and if it's a flip side, it becomes loss. तो सर याद रखो जब मैं प्रॉफिट की बात करता हूं इनकम स्टेटमेंट से, तो हो सकता है वो प्रॉफिट कुछ ऐसा हो कि उसके अगेंस्ट आपको कैश मिल गया हो, तो वो कैश प्रॉफिट है, और कुछ प्रॉफिट ऐसा हो जिसके अगेंस्ट आपको कैश ना मिला हो, उधार पर हो। जब मैं प्रॉफिट कह रहा हूं तो आप लोग समझ जाएं कि मैं इनकम या एक्सपेंस की बात कर रहा हूं। सही है ना? तो सर हमें यह चीज पता चल गई कि हमारे पास जो इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट आता है दिस इज एक्रूड प्लस कैश, दोनों है। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, मैं आपको बोलता हूं कि मुझे यार वो प्रॉफिट चाहिए जिसके अगेंस्ट मुझे प्योर कैश मिला है, वो प्रॉफिट चाहिए जिसके अगेंस्ट मुझे प्योर कैश मिला है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पास जो है प्योर कैश आ जाए? जल्दी से बताएंगे सर। आसान सी चीज है, आप एक्सक्लूड कर दें एक्रूड प्रॉफिट, ऐसा ही है ना? आप क्या कर दें? एक्सक्लूड कर दें एक्रूड प्रॉफिट। सर अगर आपको पता है कि आपके इनकम स्टेटमेंट के अंदर एक्रूड प्लस कैश दोनों आ रहा है और आपको कैश प्रॉफिट चाहिए, तो आपने कुछ नहीं करना सर, एक्रूड प्रॉफिट को जो है वो आप एक्सक्लूड कर दें, लेस नहीं, एक्सक्लूड। ये बहुत अहम बात है, जो बच्चा परेशान हो जाता है, कंफ्यूज होता है, आई वुड लाइक के इधर मुतवज्जे हो, अभी कॉपी ना करो, अभी इधर सुन लो। सर मुझे एक बात बताएं, अभी हमने बात की कि जब हम एक्रूड प्रॉफिट की बात करते हैं तो इसका मतलब है इसमें इनकम भी है और इस प्रॉफिट में एक्सपेंस भी है। तो जल्दी से बताएं, अगर मैं एक्सक्लूड करने की बात कर रहा हूं तो इनकम को जब इंक्लूड करा होगा, एक्रूड इनकम को जब मैं एक्रूड प्रॉफिट को अगर थोड़ा सा एक्सपेंड करूं, तो सर जब मैंने एक्रूड इनकम को इंक्लूड करा होगा इस प्रॉफिट में तो मैंने क्या करा होगा? प्लस करा होगा। जब एक्सक्लूड करेंगे तो क्या करेंगे? लेस करेंगे। इसी तरीके से जब मैंने एक्सपेंस को, नॉन कैश एक्सपेंस को या एक्रूड एक्सपेंस को जब मैंने इंक्लूड करा होगा इस प्रॉफिट में, तो क्या करा होगा? माइनस। जब एक्सक्लूड करेंगे तो क्या करेंगे? प्लस। तो आई होप सर आपको यह चीज क्लियर है कि आप जब एक्सक्लूड करने की बात करते हो तो इसका मतलब माइनस करना नहीं होता। सर इनकम चूंकि प्लस वी होती है तो इनकम माइनस होती है, और एक्सपेंस चूंकि इंक्लूड होता है तो माइनस होता है, तो उसका इंपैक्ट अगर एक्सक्लूड करेंगे तो एक्सपेंस को प्लस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं सर आपको इस चीज पे क्लैरिटी है कि अगर आपको टोटल प्रॉफिट दिया गया है एज पर इनकम स्टेटमेंट और आपको कैश प्रॉफिट निकालना है, तो आप क्या करेंगे? एक्रूड प्रॉफिट को एक्सक्लूड करेंगे। जब एक्रूड प्रॉफिट की आप बात करते हो तो इसका मतलब यह है इनकम और एक्सपेंस की आप बात कर रहे हो। ठीक है ना सर? अब सर इसके ऊपर क्विकली हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स हैव अ क्विक रीकैप हियर। सर मेरे साथ रहेंगे। एग्जाम्पल, लेट से ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। चाहिए आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, सेल्स हैं आपकी 100, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है आपकी लेट से कुछ भी नहीं,
अच्छा सर मैं बता रहा हूँ। अच्छा सर अब इस एग्जाम्पल पे मुतवज्जे होंगे। सर इधर मैं तुम लोगों को एक टिप देता हूँ, ये चीज़ याद रखना। सर अगर तुम्हें कभी भी इफ़ यू आर एवर टू डिसाइड कि सर किसी भी ट्रांजैक्शन में कैश का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, या कोई भी ट्रांजैक्शन कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगी या नहीं, तुमने पता है सिर्फ एक काम करना है। ये टिप फॉर लाइफ है वाइल सॉल्विंग कैश फ्लो स्टेटमेंट रिलेटेड सिनेरियो, जो तुमने याद रखनी है। सर जब भी वेन एवर यू आर टू डिसाइड ऑन कि सर किसी भी सिनेरियो में कैश का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, या वो सिनेरियो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा या नहीं, तुमने उस ट्रांजैक्शन की एंट्री पास कर लेनी है। अगर उस एंट्री में कैश डेबिट या क्रेडिट हो रहा है ना, ईमान रख लो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा ही आएगा। और अगर उस ट्रांजैक्शन के अंदर कैश डेबिट या क्रेडिट नहीं हो रहा, व्हेन आई एम सेइंग कैश इट इंक्लूड्स बैंक एज वेल, अगर तो उस ट्रांजैक्शन के अंदर कैश या कैश इक्विवेलेंट डेबिट या क्रेडिट नहीं हो रहा ना, ईमान रख लो वो कैश फ्लो में कभी नहीं आएगा। और अगर कैश फ्लो अगर वो आपको कहीं दिया हुआ भी है तो यू एक्चुअली नीड टू एक्सक्लूड दैट। दिस इज टिप फॉर लाइफ, याद रखना। सर हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी ट्रांजैक्शन में कैश है या नहीं? एंट्री पास कर लो। अगर एंट्री में डेबिट या क्रेडिट में कैश आ रहा है तो वो कैश ट्रांजैक्शन है, वरना वो नहीं है। हैविंग सेड दैट, आए सर इस सवाल को हम लोग देखते हैं। सर लेट से मेरा पीएनएल है, मुझे सेल्स दी हुई है 100 की, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कुछ भी नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट है 100, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिया हुआ है, बेडेड एक्सपेंस दिया हुआ है, सैलरी एक्सपेंस दिया हुआ है 80, टोटल आपका जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 100 माइनस 80, तो आपका प्रॉफिट आ गया है 20 का। अच्छा सर मैं अगर मुझे बोला जाता है कि हसन तुम्हें टोटल प्रॉफिट दिया गया है लेट्स से 20 का, यू आर सपोज टू कैलकुलेट कैश प्रॉफिट, सही है। अच्छा सर याद रखो अगर कुछ ना लिखा हो किसी भी ट्रांजैक्शन के हवाले से तो आपने अज्यूम करना है वो कैश पर है। आए सर मुझे बताएं सेल्स, सर सेल्स क्या इसमें कैश इन्वॉल्व है? यस सर जी बिल्कुल। सर ये क्या ये कैश ट्रांजैक्शन है? यस सर बिल्कुल है, बिल्कुल कैश ट्रांजैक्शन है। अच्छा सर कॉस्ट ऑफ सेल्स तो वैसे ही 0 है, ग्रॉस प्रॉफिट है 100, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताओ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, सर मुझे बताओ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या इसकी वजह से कैश का आउटफ्लो हुआ है? प्लीज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं। सर बचपन में माशाल्लाह हम लोगों ने पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, पीपी या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। इसका मतलब ये है कि सर ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस। इसका मतलब ये है कि कैश प्रॉफिट निकालते हुए इसको नहीं होना चाहिए था। तो सर जब इसको इंक्लूड किया था हमने तो माइनस करा था, अब जब इसके इंपैक्ट को एक्सक्लूड करेंगे तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। आई होप आपको क्लियर है, आई होप आपको ये चीज क्लियर है। अच्छा सर बेडेड एक्सपेंस, इज इट अ कैश एक्सपेंस और अ नॉन कैश एक्सपेंस? अब आई एम श्योर माशाल्लाह तुम लोग एंट्री पास कर रहे होगे। हाँ सर बेडेड एक्सपेंस की जब एंट्री पड़ती है तो प्रोविजन होता है तो प्रोविजन क्रेडिट हो जाता है, राइट ऑफ होता है तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाता है, कहीं भी कैश डेबिट या क्रेडिट नहीं होता, ये भी नॉन कैश है। तो सर इसको भी जब इंपैक्ट को हमने इंक्लूड किया था तो हमने माइनस करा था, अब इसके इंपैक्ट को एक्सक्लूड कर रहे हैं तो प्लस करेंगे 20 से। सैलरी एक्सपेंस, इज इट अ कैश एक्सपेंस और अ नॉन कैश एक्सपेंस? Is it a cash expense or a non-cash expense? अच्छा हाँ सर इट्स अ कैश एक्सपेंस, तो हमें कुछ इंक्लूड या एक्सक्लूड करने की जरूरत है? नहीं सर हमें जो है सैलरी एक्सपेंस को इंक्लूड या एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तो सर अब आप मुझे बताओ सर मेरा कैश प्रॉफिट कितना है? 20 प्लस 50 प्लस 20 90 का। अरे सर आपने इतनी लंबी की है, आप आसान सा कर देते। देखो सर आपने कुछ नहीं करना, ये 100 की सेल्स है, आप ऐसा भी तो कर सकते थे 100 की सेल्स है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सिर्फ आप 10 को माइनस कर देते तो ये 90 आ जाता, ऐसा भी तो आ सकता था। आपने इतना घुमा फिरा के प्रॉफिट पिक किया, फिर उसमें से डेप्रिसिएशन बेड डेट को आपने एक्सक्लूड किया नॉन कैश कहकर, तो आप डायरेक्ट सेल्स में से जो है जो कैश एक्सपेंस था वो माइनस कर देते। मेरा बच्चा आई विश में कर सकता, मगर जो तुम्हारा एग्जामिनर है वो कुछ इसी तरीके की हरकतें करता है कि वो सिर्फ प्रॉफिट तुम्हें देता है। ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए पूरा पीएनएल दिया है।
वरना एग्जामिनर वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देता है और तुम्हें कुछ एक्सपेंसेस और इनकम्स लिख के दे देता है और तुम्हें कैश प्रॉफिट निकालना होता है। तो आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है कि सर कैश प्रॉफिट आपका 90 का कैसे आया। अच्छा सर, इधर एक बच्चे का सवाल है, सबके भले के लिए जो है मैं पढ़ देता हूं इधर सवाल। आयशा ने सवाल किया है, सर IAS 16 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री दो तरह से होती है, उसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होता है, कैश क्रेडिट होता है। नहीं मेरा बच्चा, ऐसा कतन नहीं होता, अल हराम। वो तुमने जो पढ़ा होगा, मैं इसको रिकैप कर देता हूँ, शायद तुम मिस आउट कर रहे हो। इसके ऊपर मेरी एक वीडियो भी जो है वो बनी हुई है, मैंने ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पे। देखो वो जो तुमने पढ़ा है ना, वो ये पढ़ा है तुमने कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं, डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट अप्रोच के अंदर तुम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करते हो और अलग से कॉन्ट्रा अकाउंट खोलते हो विद द नेम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और डायरेक्ट अप्रोच के अंदर तुम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करके तुम क्या क्रेडिट करते हो, पीपी डायरेक्टली क्रेडिट करते हो। तो एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट ये, खुद सोचो ना, डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट तुम कैश क्यों पे करोगे, किसको पे करोगे, क्या वियर एंड टियर हो रहा है। यानी कोई चीज ऐसा तो नहीं है ना कि तुम यूं ही बैठे बैठे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, अगर पैसे देने तो मुझे दे दो यार, डेप्रिसिएशन के नाम पर किसी चीज का डेप्रिसिएशन होता है ना। आई होप आपको ये चीज क्लियर है बच्चा। भाई डेप्रिसिएशन के नाम पर जिसको पैसे देने हैं मुझे दे दे, सही है ना। चलो सर, अच्छी बात है। अगेन मैं फिर से चाहूंगा, देखो यार मैं फिर से एक बात बोल रहा हूं जी सर आप आते मुझे ओके अच्छा यार, बस एक चीज मैं तुम लोगों को बोलूंगा, देखो इस लेवल पे पढ़ाने का मकसद ही यही है कि तुम लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो मैं क्लियर कर सकूं, ठीक है। तो खुदारा वॉमिट आउट योर कन्फ्यूजन्स, वॉमिट आउट योर खुराफात, ताकि जो है अभी तुम लोगों की पता है बेस अच्छी होगी ना, तो आगे जाके जो है यानी तुम लोग जो है क्या कहते हैं FR2 में, AAFR में, MS1 में, एवरीथिंग वुड हेल्प यू आउट, ठीक है। तो सर आज जिस तरीके से मैं जो है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी जो मैं ट्रेनिंग्स वगैरह दे रहा होता हूँ, उसकी वजह ये है कि मेरे कॉन्सेप्ट जो हैं वो उसमें थोड़े से मुनासिब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। तो खुदारा तुम्हारे दिमाग में जो भी खुराफात हैं, यू बेटर वॉमिट देम आउट सो दैट आई कैन आंसर देम, सही है। अच्छा सर आगे बढ़े। अच्छा हुजैफा, शेयर्स की मैच्योरिटी नहीं होती मेरा बच्चा, शेयर्स की मैच्योरिटी नहीं होती है। हालात खराब हैं, शेयर्स बिके नहीं, फिर क्या करोगे, सही है हुजैफा। बॉन्ड्स तो बिक सकते हैं ना, हालात खराब हो कुछ भी हो, तुम्हें तो तुम्हारे पैसे वापस मिल जाएंगे ना उतने। भाई बॉन्ड लगेगा नहीं, प्राइस नहीं लगेगा, मगर पैसे तो तुझे 200 रुपए का अगर तूने खरीदा है तो 200 रुपए तेरे को वापस मिलेंगे। शेयर्स अगर तूने 100 रुपए का खरीदा है, हालात खराब हो गए, तो तू कंफर्म कर सकता है कि वाकई 100 रुपए मिलेंगे। ऑब्वियसली नो, यू कांट डू दैट, राइट। अच्छा सर आए आगे बढ़ते हैं। देखो बेड डेट जो है ना, आप वो तो एबनॉर्मल सिनेरियो है ना, हम तो नॉर्मल सिनेरियो की बात करते हैं ना, नॉर्मल सिनेरियो की बात करते हैं ना। देखो लॉ जो बनाया जाता है वो कभी भी एबनॉर्मल को देख के नहीं बनाया जाता, वो नॉर्मल को देख के बनाया जाता है मेरा बच्चा, याद रखो। याद रखो लॉ का पहला उसूल वो हमेशा नॉर्मल सिनेरियो को कैटर करता है, कभी भी एबनॉर्मल सिनेरियो को कैटर नहीं करता, सही है। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू अटेम्प्ट दिस सिनेरियो।
कैश फ्लो के पर्सपेक्टिव से आप कैश एज्यूम करोगे, कैश फ्लो के पर्सपेक्टिव से आप कैश एज्यूम करोगे, उसकी वजह है मोहम्मद, क्योंकि अगर वो क्रेडिट पर होती ना तो तुम्हें कोई ना कोई अकाउंट रिसीवेबल दिया हुआ होता। सही है। नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? सर प्लीज़ कैश प्रॉफिट निकाल के दें, कैश प्रॉफिट निकाल के दें। अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ कैश प्रॉफिट निकाल के दें, जल्दी जल्दी, छेती छेती। और इसकी पिक्चर लेके प्लीज़ ग्रुप पे भी डाल दें, सबके भले के लिए इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे भी डाल दें प्लीज़, इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे भी डाल दें। अदर इनकम में मैंने बच्चा लिखा है रिकवरी ऑफ राइट ऑफ और डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट। एक है रिकवरी ऑफ राइट ऑफ और एक है डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट। अच्छा सर, इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ क्विकली, मैं करवा देता हूँ सर, इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी फोकस्ड हियर। सर इलस्ट्रेशन टू पीएनएल आपको दिया है, सेल्स हैं आपकी 1000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कुछ भी नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट 1000 है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिया हुआ है, बेडेट एक्सपेंस दिया हुआ है, रेंट एक्सपेंस दिया हुआ है। सही है। आपने देखते ही जो है क्या कहते हैं देखा कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है इट्स अ नॉन कैश क्योंकि आपने एंट्री पास कर ली। बेडेट एक्सपेंस इट्स अ नॉन कैश क्योंकि बेडेट एक्सपेंस डेबिट होता है, प्रोविजन या रिसीवेबल क्रेडिट होता है। रेंट एक्सपेंस इट्स अ कैश आइटम।
अदर इनकम के अंदर रिकवरी ऑफ राइट ऑफ दिया हुआ है। रिकवरी ऑफ राइट ऑफ जो है सर आपका कैश आइटम है या नॉन कैश आइटम है? रिकवरी ऑफ राइट ऑफ सर, रिकवरी ऑफ राइट ऑफ जो है हमें पता है सर इट्स अ कैश आइटम, क्योंकि आपको कैश मिलता है। राइट ऑफ होने के बाद जो आपको पैसे मिलते हैं, दिस इज कॉल्ड रिकवरी ऑफ राइट ऑफ। इट्स अ कैश आइटम। डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इज इट अ कैश आइटम और अ नॉन कैश आइटम? माशाल्लाह सब बैड डेट्स के चीते हो सर। इट्स अ नॉन कैश आइटम। आपको शक था कि आपको लेट से 50 रुपए नहीं मिलेंगे, अब आपको ऐसा लगता है कि आपको 30 रुपए नहीं मिलेंगे, तो सर 20 रुपए से आप अपना शक क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो। इट्स अ नॉन कैश आइटम, सही है ना? आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है। तो सर आए हम इसको प्रॉफिट को लिख देते। प्रॉफिट था हमारा 935, हमने कुछ एडजस्टमेंट्स की सर। सेल्स कुछ नहीं लिखा हुआ, तो कैश कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वैसे ही कुछ भी नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नॉन कैश है, तो जब इंक्लूड करा था तो माइनस करा था, एक्सक्लूड करेंगे तो प्लस करेंगे। बेडेड एक्सपेंस नॉन कैश है, जब इंक्लूड करा था तो माइनस करा है ऊपर, एक्सक्लूड करेंगे तो ऐड करेंगे। सर रेंट एक्सपेंस, सर इट्स अ कैश आइटम, वी आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग विद दिस। अच्छा सर, recovery of write-off, recovery of write-off, it's a cash item, we are not supposed to do anything with this while calculating cash profit. Decrease in provision for bad debts, सर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10 से आपका जो है एक तरीके से जो है आपको इनकम हुई है, इट्स अ नॉन कैश। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जब इंक्लूड किया है तो प्लस किया, एक्सक्लूड करेंगे तो माइनस करेंगे। तो सर जल्दी से बता दें कैश प्रॉफिट कितना है सर? सर जल्दी से बता दें कैश प्रॉफिट कितना है? 995। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है। कितने बच्चों का 995 आया था? जल्दी से बताओ कितने बच्चों का 995 आया था? जल्दी जल्दी, छेती छेती। जबरदस्त मुकद्दस, रिदा जबरदस्त, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सैयदा बहुत अच्छे माशाल्लाह, हसीन बहुत अच्छे, ज़बरदस्त, दैट्स सो एप्रिशिएबल। आगे बढ़े सर, कैन वी मूव ऑन सर? प्रोविजन फॉर बेटर बेटा ऐड क्यों होगा? क्योंकि देखो जब इंक्लूड किया है तो आपने ऐड करा है ना जुबेर मेरी जान, जब एक्सक्लूड करोगे तो माइनस करोगे ना। जुबेर इसकी ऐसे ही एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल तुमने जो है, तुम टीचर हो जुबेर, तुमने 100 रुपए का पढ़ाया, सही है? अब जन एक काम करना, ये ज़रा चार्जर का इसका जो है ना वो ज़रा केबल लगा देगा। तुमने जो है किसी को 100 रुपए की सर्विसेज दी, तो तुम्हें किसी ने जो है वो 90 रुपए दिए और 10 रुपए उसने बोला बाद में दूंगा, मगर तुमने बोला मेरी इनकम तो 100 रुपए की है। अब मैं तुम्हारा दोस्त, मैं तुम्हारे पास आया जुबैर, मैंने तुम्हें बोला बताओ यार तुम्हारी टोटल इनकम तो 100 की है, मगर कैश में जो मिली है वो कितनी है? तो जुबैर क्या बोलोगे तुम? 100 में 10 माइनस करोगे, प्लस करोगे? माइनस करेंगे, क्योंकि सर मुझे तो जो है वो 90 पर आना है, क्योंकि 90 मुझे मिले। सर आगे बढ़े, सर आगे बढ़े सर, कैन वी मूव ऑन सर? किसी एक बच्चे के दिमाग में भी मसला है तो प्लीज़ मुझसे बात करो, खुदारा मुझसे बात करो, तुम्हें तुम्हारे अम्मा अब्बा का वास्ता मुझसे बात करो। नहीं करनी बात, आगे बढ़े सर। कैन वी मूव ऑन सर? रिकवरी ऑफ राइट ऑफ की एंट्री, सर रिकवरी ऑफ राइट ऑफ की एंट्री जो पास होती है वो ये पास होती है, कैश डेबिट अदर इनकम, जिसको तुम बाद का रिकवरी ऑफ राइट ऑफ भी कहते हो, वो क्रेडिट होता है। सही है बच्चा? कैन वी मूव ऑन सर? अच्छा सर, नाउ अब जो मैं तुम्हें चीज़ बताने के लिए जा रहा हूं वो बहुत अहम चीज़ है, तो खुदारा इधर मुतवज्जे हो जाना। अच्छा, आयशा ने बोला कि सर कैश प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और बेडेड एक्सपेंस क्यों ऐड हुआ है?
ये तो नॉन कैश है ना मेरा बच्चा, नॉन कैश है तभी तो ऐड हुआ है। आयशा चलो सबको छोड़ो, हम एक एग्जाम्पल करते हैं, सही है ना। ये चूंकि एराफ का भी शायद ये सवाल था, आओ एक एग्जाम्पल करते हैं और तुमने हमें जवाब देना है, सही है। हम सब मिलके तुम्हारी मदद करेंगे, सही है ना। तुमने हमें जवाब देना है। फॉर एग्जाम्पल आयशा, फॉर एग्जाम्पल तुम जो है लेट्स से चेयर्स बेचती हो, सही है ना, कुर्सियां जो है उसकी ट्रेडिंग करते हो, सही है। अब तुमने जो है चेयर्स बेच के सेल आउट करके तुमने कमाए कैश की फॉर्म में 100 रुपीज, सही है। तुमने कमाए कैश की फॉर्म में 100 रुपीज, और जाहिर सी बात है कि यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट माशाल्लाह, तो तुमने पढ़ा है कि यार डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते हैं। तो डेप्रिसिएशन के नाम पर तुमने 10 रुपये का, जो तुम्हारे एसेट्स वगैरह थे, जो प्रेमिसेस थी, उसका 10 रुपये का डेप्रिसिएशन तुमने चार्ज किया। तो तुमने जो कमाए, अर्न जो किया तुमने, जो तुमने सेल करी वो करी, कैश सेल जो तुमने करी वो करी 100 की, और डेप्रिसिएशन के नाम पर तुमने 10 रुपये माइनस किए। मुझे बताओ मेरा बच्चा तुम्हारा प्रॉफिट कितना है, तुम्हारा प्रॉफिट कितना है? ₹90, ऐसा ही है ना, ₹90। मैं लॉजिक देने जा रहा हूं कि सर डेप्रिसिएशन और बेड डेट को ऐड क्यों करते हैं, ऐसा ही है ना। अब सुनो मेरी बात आयशा, मैं तुम्हें बोलता हूं भाई अकाउंटेंट की तरह मत सोचो। तुम जो है मुझे ये बताओ तुम्हें कैश की फॉर्म में कितना मिला, तुम्हें कैश की फॉर्म में कितना मिला आयशा, कैश की फॉर्म में कितना मिला है? तुमने मुझे बताया 90, हाँ 100। तो मेरा बच्चा तुमने 90 में ऐसा क्या किया, तुमने बोला कि भाई डेप्रिसिएशन जो है उसके अगेंस्ट तो कैश गया ही नहीं है, तो मुझे तो कैश की फॉर्म में 100 मिला है, जो कि हकीकत है। तो मेरा बच्चा अब आपको लॉजिक क्लियर हुई कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और बेडेड एक्सपेंस को ऐड क्यों करते हैं। चलो इट्स गुड टू हियर, माशाल्लाह जो है यू पीपल आर क्लियर ऑन दिस। नाउ सर लेट्स क्विकली मूव ऑन। अच्छा सर, वर्किंग कैपिटल चेंजेस की जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। पहले रूल लिख लो फिर बात करते हैं। तुम लोग टेंशन नहीं लो, कैश फ्लो ये वो टॉपिक है जिससे मेरा एक दिली लगाव, वैसे तो सारे टॉपिक्स तक ही दिली लगाव है। इंशाल्लाह जो है तुम लोग इस तरीके से पढ़ लोगे कि सीए फाइनल्स तक, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ तक जो है ना तुम लोग जो है दुआएं दोगे। क्योंकि कैश फ्लो से दिली लगाओ इसलिए क्योंकि आज से 12-13 साल पहले, इनफैक्ट जब मैं सीए ही कर रहा था, जब मैंने सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया तो मैंने कैश फ्लो से पढ़ाना शुरू किया था। और इनफैक्ट मेरे पूरे सीए में जो है अकाउंटिंग के अंदर मुझे याद है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर में शायद एक टॉपिक का सवाल ना टेली हुआ है, सही है। ऑल दो सारे स्ट्रीक में निकले, तो उसमें वो जो एक टॉपिक था वो था कैश फ्लो का, जो मेरा टेली करके आया था मैं, सही है।
तो इससे ये भी मोटिवेशन मिलती है कि अकाउंटिंग के अंदर जो है वो तुम्हारा जवाब सही होना इज़ नॉट द क्राइटेरिया टू गेट द मार्क्स, राइट। जवाब गलत भी है, स्टेप्स हैं, तो इट्स टोटली फाइन, यू विल गेट द मार्क्स फॉर द स्टेप्स। सर ये रूल पहले लिख लो। CA means current assets, not chartered accountant. हाँ भाई, आप लोग मेरे साथ हो या नहीं हो? सर आप लोग मेरे साथ हो या नहीं हो? चलो अच्छी बात है। सर ये बहुत अहम रूल है। अच्छा सर नॉर्मली टीचर्स IAS 16 से स्टार्ट करवाते हैं यार। जो है क्या कहते हैं, बिल्कुल ऐसा है, हर टीचर का अपना जो है वो एक माइंडसेट है, सारे रिस्पेक्टेबल है, ठीक है ना। तो इट्स जस्ट के क्या कहते हैं कि ये टॉपिक मुझे ऐसा लगता है बच्चे को ज़्यादा बेहतर समझ में आ सकता है, तो इसलिए इससे स्टार्ट करवाता हूँ। आजा सर, कॉपी कर लिया आप लोगों ने? बात कर सकते हैं सर इस पे, बात कर सकते हैं सर इस पे, सर बात कर सकते हैं इस पे, सर प्लीज। सर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाते पढ़ाते जो है ये प्रॉफिट से कैश प्रॉफिट निकालना सिखा रहे हैं, तो सर ये क्या माजरा है? मेरा बच्चा ईमान रखो, ईमान रखो, अभी सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी अगले 10 मिनट में, सही है ना। अभी जैसा बोलता हूँ इसको एब्जॉर्ब करते रहो, फिर हम बात करते हैं। सर ये वाला रूल जो मैं अभी बता रहा हूँ, आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी फोकस्ड हियर। अब सब इधर सुनेंगे मेरी बात, इस पर फिर हम लोग 7-8 अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम इसकी लॉजिक भी देखेंगे। सब मेरे साथ हो, जल्दी से मैसेज करके बता दो, सब मेरे साथ हो या नहीं हो, जल्दी से मुझे मैसेज करके बता दो, ताकि मैं सुकून में आ जाऊं कि हाँ यार मैं दीवारों को नहीं पढ़ा रहा, मैं जिंदा जो है सेहतमंद इंसानों को पढ़ा रहा हूं। चलो दैट्स सो अमेजिंग ऑफ यू, थैंक यू थैंक यू। अच्छा सर, हम लोग अभी बात कर रहे थे कि सर हमें जो है प्रॉफिट जो है एक्चुअली उससे कैश प्रॉफिट पर अगर हमें आना है तो हम कुछ तो जो है क्या कहते हैं
नॉन कैश आइटम्स को जैसे डेप्रिसिएशन, बेडेड एक्सपेंस और कोई नॉन कैश इनकम्स को हम एक्सक्लूड करेंगे। इसी तरीके से सर जब आप प्रॉफिट से कैश प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो तो आपके कुछ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज होते हैं जिनका आपके प्रॉफिट पर इंपैक्ट आता है या आना चाहिए, सो दैट यू कैन अराइव एट कैश प्रॉफिट। सर कैसे आना चाहिए? आई एम गोना प्रूव यू, डोंट यू वरी ऑन दैट। अभी फिलहाल रूल समझो। सर जब भी आपको प्रॉफिट दिया गया है सवाल में, एन एग्जामिनर आस्क यू टू कन्वर्ट दैट प्रॉफिट इनटू कैश प्रॉफिट, तो सर आप क्या करेंगे? अगर आपको सवाल में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज भी दी हुई है तो आप क्या करेंगे? तो पहले रूल आप समझ लो। सर ये जो मैं रूल बता रहा हूं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के लिए अलबत्ता कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। सर रूल क्या है? सर आसान सी चीज, आपको अगर पिछले साल से करंट एसेट्स बढ़ रहे हो तो आपने प्रॉफिट में से लेस कर देना है टू अराइव एट कैश प्रॉफिट, और अगर करंट एसेट्स पिछले साल से कम हो रहे हो तो आपने प्रॉफिट में ऐड कर देना है टू अराइव एट कैश प्रॉफिट। इसी तरीके से करंट लायबिलिटीज अगर पिछले साल से बढ़ रही हो तो प्रॉफिट में ऐड कर देना टू अराइव एट कैश प्रॉफिट, और अगर करंट लायबिलिटीज पिछले साल से कम हो रही हो तो प्रॉफिट में से लेस कर देना टू अराइव एट कैश प्रॉफिट। आसान सी चीज। इसको मैं समझाने के लिए ना बाज़-औक़ात ऑन अ वेरी लाइटर नोट मैं बच्चों को इस तरीके से भी बताता हूं इसको याद रखने के लिए कि देखो यार, प्रॉफिट से कैश प्रॉफिट निकालना हो तो तुमने करंट एसेट्स के साथ सौतेली माओ वाला सलूक करना है। मतलब बढ़ रहे हो तो कम कर देना, कम हो रहे हो पिछले साल से तो प्रॉफिट में बढ़ा देना, ऐड कर देना। और करंट लायबिलिटीज के साथ सगी माओ वाला सलूक करना है। करंट लायबिलिटीज पिछले साल से बढ़ रही हो तो प्रॉफिट में ऐड कर देना, कम हो रही हो तो प्रॉफिट में लेस कर देना। पहले रूल याद रखो, फिर इसकी लॉजिक बताता हूं ऐसा क्यों करते हैं। तो सर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफ यू आर टू अराइव एट कैश प्रॉफिट फ्रॉम टोटल प्रॉफिट, तो करंट एसेट्स के साथ आपने क्या करना है? इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। बढ़ रहे हो तो प्रॉफिट में कम कर देना, पिछले साल से कम हो रहे हो तो प्रॉफिट में ऐड कर देना। करंट लायबिलिटीज पिछले साल से कम हो रही हो तो और प्रॉफिट में कम कर देना, बढ़ रहे हो तो बढ़ा देना। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको इस रूल पे क्लैरिटी है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग जो है इसकी लॉजिक देखते हैं कि सर ऐसा करते क्यों है। सही है ना? याद हो गया? अगर तुम्हें याद करना हो ना तो ये जो मैंने मंजन बताया है ना कि सर करंट एसेट्स के साथ सौतेली माओ वाला सलूक, करंट लायबिलिटीज के साथ सगी माओ वाला सलूक, ये याद कर लो, इंशाल्लाह जिंदगी भर नहीं भूलोगे। सर लॉजिक विजडम अभी बताता हूं। सर आगे बढ़े। आगे बढ़े सर। आसिफ मेरा बच्चा, करंट एसेट्स पिछले साल से बढ़ रहे हो तो प्रॉफिट में कम कर देना, लेस कर देना। करंट एसेट्स पिछले साल से कम हो रहे हो तो बढ़ा देना। करंट लायबिलिटीज पिछले साल से बढ़ रही हो तो प्रॉफिट में ऐड कर देना, और करंट लायबिलिटीज पिछले साल से कम हो रही हो तो प्रॉफिट में लेस कर देना। अच्छा सर आगे बढ़ सकते हैं। चलो सर अब एक दो क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू कैसे अटेम्प्ट करो, जल्दी जल्दी, छेती छेती। सर साथ साथ करो भाई, मैं अभी से बता रहा हूं। FR1 बहुत आसान है, जैसा बोलता हूं वैसा कर लो, इंशाल्लाह यू वुड बी थ्रू। हाँ अगर तुम मेरी डायरेक्शन से डेविएट करोगे, जैसे मैं तुम्हें लास्ट टाइम का बताऊं, लास्ट टाइम जो है तकरीबन 700-800 बच्चा मेरे ग्रुप पर था अल्हम्दुलिल्लाह। तो एवरीवन वाज लाइक, यानी कुछ बच्चों ने जिन्होंने डायरेक्शन को वाकई फॉलो किया तो अल्हम्दुलिल्लाह जब वो पेपर से आए वापस तो वो यही बोल रहे थे कि सर जो है यानी हम फेल हो या नहीं हो बट हम लोगों ने 100% एफर्ट किया और हमें ये था कि हाँ यार हमने जो पढ़ा है वही आया है, हम ये सुकून में थे। ठीक है ना। तो देवर सो कॉन्फिडेंट कि मेरी दुआ है और मैं उम्मीद भी करता हूं कि इंशाल्लाह जो है अल्लाह ताला ने चाहा तो जो है एवरीवन वुड बी थ्रू। बट द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज कि भाई देखो तुम लोग जो है ना अभी PRC से जो आए हो वो जाहिर सी बात है अभी MCQ की दुनिया से तुम आए हो। दिस इज डिस्क्रिप्टिव बेस्ड दुनिया, इसमें तुमने अभी से प्रैक्टिस करनी होगी। एंड टाइम पे रखोगे ना, मैं ये नहीं बोलता नामुमकिन होगा बट बहुत मुश्किल होता है। शुरू से लेकर चलो, इट्स अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, इट्स नॉट एन एकेडमिक या डिग्री बेस्ड क्वालिफिकेशन या डिग्री बेस्ड तुम्हारा जो है वो क्या कहते हैं पेपर होते हैं कि आखिर के 2 हफ्ते पढ़ लो 3 हफ्ते। शुरू से लेकर चलो, सुकून में रहोगे। सही है ना। हाँ मैं उन बच्चों की गारंटी लेता हूँ इंशाल्लाह, सही है, जो शुरू से साथ लेकर चलते हैं। एंड टाइम पे अगर तुम छोड़ोगे तो जाहिर सी बात है तो फिर तो जो है
एक ही हल है कि मैं ही पेपर में जाके बैठ जाऊँ, उसके अलावा कोई और हल नहीं होगा। अच्छा सर, सर प्रॉफिट फॉर द ईयर है 20,000, सही है ना। आपने कैश प्रॉफिट निकालना है जो मैंने रूल बताया है उसके तहत। करंट एसेट्स पिछले साल से बढ़ी हो तो प्रॉफिट में कम कर दो, कम हो रहे हो तो बढ़ा दो, सही है ना। इसी तरीके से जो है करंट लाइबिलिटीज़ पिछले साल से बढ़ रहे हो तो बढ़ा दो, कम हो रहे हो तो कम कर दो, सही है। जल्दी जल्दी इस रूल के तहत मुझे आंसर निकाल के दो, फिर लॉजिक बताता हूँ। जल्दी जल्दी मुझे आंसर निकाल के दो, फिर लॉजिक बताता हूँ। जल्दी जल्दी मुझे इस रूल के तहत आंसर निकाल के दो, फिर मैं लॉजिक बताता हूँ तुम लोगों को, प्लीज़। एक बच्चे का मासूम सा सवाल आया है, सर अगर जो है सेम हो तो क्या होगा। भाई आसान सा इसका जवाब, सर कुछ भी नहीं करेंगे, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। हाँ बोलो, बोलो बोलो।
अच्छा सर। सर सिर्फ 1 मिनट रुकेंगे, इसका बल्कि सॉल्यूशन मैं करवा देता हूँ। सर फिर इसकी लॉजिक पे हम बात करते हैं। सर एसओएफपी है आपके पास, अकाउंट रिसीवेबल दिया हुआ है, इन्वेंट्री दी हुई है, आपको प्रीपेड एक्सपेंस दिया हुआ है, करंट लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं, एक्रूड एक्सपेंस में करंट लाइबिलिटीज़ में अकाउंट पेबल दिया हुआ है, एक्रूड एक्सपेंस दिया हुआ है, प्रॉफिट फॉर द ईयर है 20,000। हमें कैश प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सही है ना सर? अभी मैं फिर से रिटरेट कर दूं, वी शैल बी टॉकिंग अबाउट द लॉजिक, बट पहले हम लोग इस रूल को पक्का कर लें। सर प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट है 20,000। सही है। अच्छा सर, आपको कैलकुलेट करना है कैश प्रॉफिट। सही है। कैश प्रॉफिट के लिए हमने रूल पढ़ा था कि सर वर्किंग कैपिटल चेंजेस अगर दी हुई हो तो करंट एसेट्स अकाउंट रिसीवेबल पिछले साल से क्या हो रहा है सर? बढ़ रहा है, तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इन्वेंट्री पिछले साल से क्या हो रही है? इन्वेंट्री पिछले साल से क्या हो रही है सर? इन्वेंट्री पिछले साल से कम हो रही है, तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। सही है ना? इसी तरीके से प्रीपेड एक्सपेंस पिछले साल से क्या हो रहा है? प्रीपेड एक्सपेंस पिछले साल से कुछ भी नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं है, तो कुछ भी नहीं करेंगे। अकाउंट पेएबल पिछले साल से क्या हो रहा है सर? अकाउंट पेएबल 4,000 से बढ़ रहा है, तो बढ़ा देंगे। एक्रूड एक्सपेंस सर पिछले साल से क्या हो रहा है सर? पिछले साल से एक्रूड एक्सपेंस कम हो रहा है, तो क्या करेंगे? 1,500 से कम कर देंगे। और सर मुझे बताओ कैश प्रॉफिट कितना है? जल्दी से बताएंगे कैश प्रॉफिट कितना है? 23,500। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी, मैं उम्मीद करता हूँ सर आप लोगों को क्लैरिटी। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन प्लीज फील फ्री टू आस्क, प्लीज फील फ्री टू आस्क if there is any confusion. Are we clear up till here? And I'm sure you people are taking picture and sharing on the relevant group. सर आगे बढ़ सकते हैं? कैन वी मूव ऑन सर? चलो अच्छी बात है। अब सर मैं तुम लोगों को हैंड आउट भेज रहा हूँ कैश फ्लोज का। सही है ना? इसको जल्दी से जो है आप लोग सॉल्व करो। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे इसे, छेती छेती। हसन अभी दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। पहले ये कॉपी कर लो, क्वेश्चन करो, फिर मैं तुम लोगों को जो है इसकी एग्जांपल भी देता हूँ। डोंट यू वरी एट ऑल। तुम टेंशन नहीं लो, सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं बल्कि उससे भी बढ़ के तुम लोगों को एग्जांपल्स मिलेंगे। यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। चलिए मैं हैंड आउट शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। आई वुड लाइक कि इसको जल्दी से अटेम्प्ट करें प्लीज़।
सर सर ये हैंडआउट आपको नज़र आ रहा है सर? सर ये मैंने आप लोगों से शेयर भी किया हुआ है ग्रुप पे। जल्दी से जो है आप इसको सॉल्व करो, मुझे कैश प्रॉफिट निकाल के दो, फिर हम लोग लॉजिक पे बात करते हैं। सही है ना? जल्दी जल्दी छेती छेती आप लोग सब सॉल्व करेंगे सर। मैं ग्रुप पे भी हैंडआउट शेयर कर रहा हूँ सर। क्वेश्चन 1 करो, जो 1 कर ले वो 2 करे, जो 2 कर ले वो 3 करे, जो 3 कर ले वो 4 करे। सही है ना? सर जल्दी जल्दी करेंगे सर, जल्दी जल्दी करेंगे। शाबाश। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू प्लीज अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मैं एक सेशन में हूँ, मैं कॉल बैक कर रहा हूँ, कॉल बैक कर रहा हूँ। सर सॉल्व कर रहे हैं आप लोग? ये हैंडआउट मैं आप लोगों से ग्रुप पे भी शेयर कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ भेज रहा हूँ भेज रहा हूँ। सर हैंडआउट आ गया ग्रुप पे? सर क्वेश्चन 1 करो, जो 1 कर ले वो 2 करे, जो 2 कर ले वो 3 करे। जल्दी जल्दी छेती छेती। सर ग्रुप पे आ गया? ग्रुप पर आ गया आप लोगों को डॉक्यूमेंट? चलो सॉल्व करेंगे। शाबाश, जल्दी जल्दी छेती छेती, जल्दी जल्दी करेंगे। शाबाश। सर लॉजिक पे बात करें? हो गया हो तो लॉजिक पे बात करें सर। सर क्वेश्चन कर लिया हो तो लॉजिक पे बात करें। पहले ये कर लो, 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन कर लो, फिर बात करते हैं।
सर एक में करवा देता हूँ, बाकी तुम लोग जो है वो ट्राई करना, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सही है, अच्छा सर। अच्छा सर, सर आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? आवाज आ रही है सर आप लोगों को मेरी? अच्छा सर, अब जो है लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1 जो है, अब इसमें जो प्रॉफिट है ये मैं करवा देता हूँ, फिर हम लोग लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉफिट है आपका लेट्स से 2 मिलियन। सही है। अकाउंट रिसीवेबल आपका पिछले साल से क्या हो रहा है? अकाउंट रिसीवेबल आपका पिछले साल से बढ़ रहा है, तो आप क्या करेंगे? कम कर देंगे। सही है, 20,000 से। ठीक है सर। अच्छा, इसी तरीके से सर आपका जो अकाउंट पेएबल है वो पिछले साल से क्या हो रहा है? अकाउंट पेएबल आपका पिछले साल से कम हो रहा है, तो आप और कम कर देंगे। इन्वेंट्री आपकी पिछले साल से क्या हो रही है सर? इन्वेंट्री आपकी पिछले साल से कितने से आपकी इन्वेंट्री जो है वो कम हो रही है, ज़रा मुझे बताएंगे सर? अमोटाइजेशन एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक ही चीज़ होता है, बस अमोटाइजेशन एक्सपेंस इंटेंजिबल पे लगता है और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टेंजिबल पे लगता है। टोटल बताएंगे कैश प्रॉफिट कितना है? कैश प्रॉफिट कितना है मुझे बताएंगे? कैश प्रॉफिट कितना आ रहा है सर, मुझे बताएंगे प्लीज़? कैश प्रॉफिट कितना आ रहा है? 2045,000। ठीक है सर। आई होप सर आपको ये चीज क्लियर है। आगे बढ़े सर। एक और लिंक शेयर कर रहा हूँ ग्रुप पे। सही है। एक और जो है क्या कहते हैं, मैं आप लोगों का जो है वो लिंक शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से ग्रुप पे। यू बेटर ज्वाइन द मीटिंग फ्रॉम दैट लिंक। सही है ना? मैं आप लोगों से लिंक अभी थोड़ी देर में शेयर कर रहा हूँ, बल्कि विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज जो है क्या कहते हैं वो मैं तुम लोगों से शेयर कर रहा हूँ। सो यू बेटर ज्वाइन फ्रॉम दैट लिंक। ग्रुप पे मैं तुम लोगों से शेयर कर रहा हूँ। सही है, तो ग्रुप पे फिर मुलाकात करते हैं। बचा दूसरे ग्रुप से हसन, वो जो मैंने ग्रुप पर जो लिंक शेयर किया है ना उससे ज्वाइन करो, उससे ज्वाइन करो। ठीक है ना? जो ग्रुप पर मैंने लिंक शेयर किया है उससे ज्वाइन करो तुम लोग। सही है। ग्रुप पर मैं जो है वो लिंक शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, जबरदस्त, बहुत अच्छे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी करो। ठीक है, जल्दी से जो मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ उससे ज्वाइन करो। जबरदस्त रिदा, दैट्स सो अमेजिंग। ठीक है, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ उससे ज्वाइन करो। भले 5 मिनट का ब्रेक ले लो, 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग क्विकली स्टार्ट करते हैं।